तो अभी तक हमने देखा कि केंद्रीय विधायिका आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नाम निर्दिष्ट थी। तो अब जो विधायिका थी, केंद्रीय विधायिका थी, यानी कि जो संविधान सभा थी, उसके लिए जुलाई और अगस्त में चुनाव हुए। और जो जुलाई और अगस्त में चुनाव हुए उसमें मैंने आपको बताया था कि 296 सीट्स थी, इसी में चुनाव होने थे। और मैंने आपको यह भी बताया था कि 213 सामान्य के लिए, 79 मुस्लिम्स के लिए और 4 सिख के लिए थी। तो जब जुलाई और अगस्त में चुनाव हुए तो इसमें कांग्रेस को मिली 208 सीट। कितनी मिली? 208 सीट्स मिली कांग्रेस को। मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट और अन्य लोगों को और स्वतंत्र सदस्यों को और दलों को 15 सीट्स मिली। लेकिन ये जो 93 सीट्स थी राजाओं की, ये नहीं भरी जा सकी क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे थे। तो कांग्रेस को 208 मिली, मुस्लिम लीग को 73 मिली और छोटे दलों और अन्य स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीट्स मिली। यद्यपि बाद में जो राजा थे धीरे धीरे इसमें सम्मिलित होने लगे थे, लेकिन वो बाद की प्रक्रिया है, शुरू में सम्मिलित नहीं हुए थे। यहां पर एक बात और बता देने वाली है, और ये आप लोग ध्यान भी रखिएगा कि मैंने आपको ये बताया था कि ये जो सारे सदस्य हैं ये अविभाजित भारत के लिए हैं, ठीक है। तो भारत का विभाजन भी हुआ था, आप लोग जानते हैं। तो जब भारत का विभाजन हो गया था उसके बाद जो सीट्स थी वो घट गई थी और वो सीट्स भारतवर्ष के लिए 299 रह गई थी, 299। इनमें जो अंग्रेजी राज्य थे उनके लिए 229 सीट यानी कि 229 सीट्स, और जो देशी राजा थे इनके लिए 70 सीट्स रह गई। यानी कि जो भारत का भूभाग था उसमें देशी राजाओं के लिए 70 और अंग्रेजी जो राज्य था उसके लिए 229 सीट थी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अभी जो चुनाव हुए जुलाई और अगस्त में, उसमें कितनी सीट्स मिली कांग्रेस को? उसमें कांग्रेस को मिली सीट्स 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य स्वतंत्र लोगों को और दलों को 15 सीट्स मिली। इसके बाद मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, एंग्लो इंडियन भी थे, पारसी भी थे, महिलाएं भी थी। जैसे 31 अनुसूचित जाति के सदस्य थे, 15 महिलाएं थी, जैसे सुचेता कृपलानी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, सरोजनी नायडू थी। इसी तरह लगभग 15 महिलाएं थी, हंसा मेहता थी और भी लोग थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो संविधान सभा थी इसमें सभी जातियों और धर्मों का लगभग प्रतिनिधित्व था। यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था। अच्छा, यहां पर एक और बात ध्यान रखने वाली है कि महात्मा गांधी इस संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा सर तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि क्या महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे? मोटा प्रश्न है, बिल्कुल सीधा सा। तो उत्तर होगा हां, नहीं, या अन्य विकल्प दिए जा सकते हैं या विकल्पों में दिया जा सकता है। तो जाहिर सी बात नहीं थे तो नहीं है, या सीधा सीधा फिर इसके लिए तेज बहादुर सप्रू के लिए या जयप्रकाश नारायण के लिए। या एक प्रश्न और बन सकता है
कि निम्नांकित लोग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण दे दिया जाए और अन्य उन लोगों के नाम दे दिए जाएं जो लोग संविधान सभा के सदस्य थे। तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो आप इसी पे टिक लगाएंगे कि नहीं थे। बाकी तो लोग थे ही, उनको तो आप लगा देंगे, उन पे तो लगाएंगे नहीं, जिस पे है उस पे लगाएंगे। और महात्मा गांधी तो नहीं थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको पता भी होनी चाहिए और पता होगी भी। तो अब जो जुलाई और अगस्त में संविधान सभा का चुनाव हुआ था और उसमें जो सदस्य चुने गए थे 208, 73 और ये लोग, तो इसकी बैठक भी हुई। इसकी बैठक हुई, पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दिसंबर 9, 1946 को। और ये कहां हुई थी? ये दिल्ली में काउंसिल भवन के पुस्तकालय में हुई थी। ये प्रश्न हो सकता है पूछने, हो सकता है ना पूछें, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि किस तारीख को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 की। ये जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा की होने वाली पहली बैठक में मुस्लिम लीग के कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था। तो जाहिर सी बात है, जब मुस्लिम लीग ने हिस्सा ही नहीं लिया तो उसके प्रश्न अगर ये आ गया तो उसमें दिया हो 1, 2, 0, 15, तो 0 पे लगाएंगे आप, या ऑप्शन हो 1, 2 कोई नहीं, 15, तो आप कोई नहीं पे लगाएंगे। जब मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया था तो जाहिर सी बात है किसी सदस्य ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। इसीलिए इस बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कहीं कहीं पर 207 भी मिलता है। तो ये विकल्प के ऊपर है कि आपका विकल्प क्या आया हुआ है, और अगर दोनों विकल्प आ जाए तो ये कंफ्यूजिंग प्रश्न होगा, क्योंकि इसका स्पष्ट उत्तर बहुत सारी पुस्तकों में नहीं मिलता है। इनफैक्ट कई पुस्तकों में नहीं मिलता है और बड़ा एक कंफ्यूजिंग प्रश्न है। तो ये तो डिलेमा बना रहेगा। तो पहली बैठक कब हुई कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और ये है महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चूंकि बैठक हुई थी इसलिए इसका कोई ना कोई अध्यक्ष होगा। तो अभी भी परंपरा है और पहले भी परंपरा हुई थी, यानी कि पहले से परंपरा रही कि जो वरिष्ठतम सदस्य है उसको अध्यक्ष बनाया जाए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वरिष्ठतम सदस्य थे, तो उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 9 दिसंबर 1946 को उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक हुई। लेकिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तो तुरंत आनन फानन में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर 1946 को इसकी जो दूसरी बैठक हुई इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे और इसके 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। तो इसके 2 उपाध्यक्ष हुए, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। तो अगर प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, नाम आ जाए इन दोनों लोगों का, तो नाम में टिक लगा सकते हैं। या यह प्रश्न आ जाए कि क्या संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, तो क्या इनके अलावा उपाध्यक्ष भी संविधान सभा में थे, या ऐसा ही घुमा फिरा के, तो आप उसमें जहां पर हां हो, यस हो, वहां पर लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष संविधान सभा में थे। हो गए। तो संविधान सभा की जो कार्यवाही चालू हुई वो चालू हुई 13 दिसंबर 1946 से। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यानी कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कैसे लिखा जाना चाहिए। तो इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया और इसे स्वीकार करने के बाद हमारे संविधान सभा ने अनेक समितियों का गठन किया, जिससे संविधान का निर्माण सुचारू रूप से हो सके, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। आप लोग जानते हैं भीमराव राम अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये सबसे पहले भीमराव अंबेडकर चुने गए थे बंगाल से, विभाजन के पहले, और विभाजन के बाद ये चुने गए बॉम्बे से। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा में सबसे पहले भीमराव अंबेडकर कहां से चुन के आए थे, तो बंगाल लगेगा, और आजादी के बाद भीमराव अंबेडकर कहां से चुन के आए, तो बॉम्बे लगेगा। ये बात ध्यान देने वाली है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन भीमराव अंबेडकर के अलावा इस समिति में और भी सदस्य थे। सरल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर थे, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, अय्यर थे, और गोपाल स्वामी अयंगर थे, और कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी थे, और एन माधवराव थे, बीएल मित्र की जगह आए थे, वीटी कृष्णामाचारी थे, जो खेतान की मृत्यु के बाद इन्होंने जगह ली थी, तो ये भी लोग थे इनके अलावा। तो ये जो प्रारूप समिति थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और आप सब लोग जानते हैं कि आज जो आप संविधान पढ़ रहे हैं ये प्रारूप समिति की ही देन है। तो अब प्रारूप समिति तो मुख्य थी, लेकिन इसके अलावा भी एक तरह से हम कहें कि प्रारूप समिति को ही सहायता देने के लिए अन्य समितियां भी थी, जैसे, और उसके अध्यक्ष भी थे, जैसे संघ शक्ति समिति थी, संघीय संविधान समिति थी, राज्यों के लिए समिति थी। इनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति, या इसके प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, या जैसे अल्पसंख्यकों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, और कुछ जो परामर्शदात्री समिति थी उसके अंतर्गत ये सब आया, तो उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। इसी तरह से ये मुख्य समितियां हैं जो मैं बता रहा हूं। इसी तरह प्रक्रिया संबंधी जो समिति है, संचालन समिति है, इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ये प्रमुख समितियां हैं। और अभी जो मैंने आपको चर्चा की कि वल्लभ भाई पटेल की कि अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, जो परामर्शदात्री समिति है, उसमें जो अल्पसंख्यक समिति थी उसके अध्यक्ष तो थे, परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष तो थे वल्लभ भाई पटेल, लेकिन उसकी जो उप समिति थी अल्पसंख्यकों से संबंधित, वो उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, और जो मूल अधिकारों संबंधी समिति थी उसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा कुछ अन्य उप समितियां भी थी, जैसे प्रारूप समिति जो पर आगे विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, उप समिति थी, उसके जैसे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। वो तो खैर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, और इंपॉर्टेंट समितियां डिस्कस हम करते ही हैं बाद में, क्वेश्चन आंसर्स का, और जो और क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं और रिवीजन, ये तो बाद में होता है, तो वो तो हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये समितियां थी।